बरसलारी स्कॉलरशिप में जो मेन सेक्शन है वो है लेटर ऑफ इंटेंट का। उसमें एक मेन क्वेश्चन है और उसी के साथ साथ आपको 7 डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप को विन करना है तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने फोकस करना है वो लेटर ऑफ इंटेंट पे करना है। लेटर ऑफ इंटेंट को कैसे लिखना है उसी के लिए मैंने टर्की बरसलारी स्कॉलरशिप विनर शहनीला जमील को इनवाइट किया है, जो एक कंटेंट राइटर भी और जिसने एक एक क्वेश्चन को डिटेल से आंसर किया है। अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक किसी भी क्वेश्चन के आंसर को जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम ड्यूरेशन भी दिया है, जिससे आप लोग डायरेक्ट जाके उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते। आइए बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। एक बात होती है एप्लीकेशन फिल करना और एक कोशिश होती है एप्लीकेशन विन करना। तो जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन विनिंग की तो उसमें जो मेन रोल होगा वो लेटर ऑफ इंटेंट का ही होता है। और अक्सर जो मैंने आपसे सेशन से पहले भी पूछा कि बैचलर के जो स्टूडेंट है या मास्टर के, वो यही पूछते हैं कि क्या लेटर ऑफ इंटेंट मास्टर या बैचलर वालों के लिए भी चाहिए। तो आप लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए और ये बताइए कि लेटर ऑफ इंटेंट लिखने से पहले कौन से पॉइंट्स का खास ख्याल रखना चाहिए, किस तरह बैकग्राउंड रिसर्च करना चाहिए, और उसके बाद हम जो 7 पॉइंट्स है उनके बाद उस पे डिस्कशन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पोर्टल में जो है ना हर चीज बड़ी ही डिफाइन की हुई है उन्होंने, तो उसमें ये मसला नहीं होना चाहिए कि हमें समझ नहीं आई। ठीक है। जब बात आती है लेटर ऑफ इंटेंट की तो उन्होंने 7 क्वेश्चन पूछे होते हैं। ये नहीं है कि आपने अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं होता। जब आप पोर्टल में ही लिख रहे होते तो इट मीन्स के वहां पे वर्ड लिमिट भी है और यू हैव टू बी प्रिसाइज, सबसे पहली बात। तो उसमें 7 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 300, हर हर सेक्शन में 300 वर्ड लिमिट है। तो इट मीन्स के आप 300 से ज्यादा एक सेक्शन में नहीं लिख सकते एंड यू हैव टू बी रिलेटिव। तो 7 क्वेश्चन में सबसे पहले आपका पूछा होता है मोटिवेशन, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट कह लें। उसमें आपने अपने आप को, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बताना होता है। आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से मुतालिक भी इसमें बता सकते हैं, या आपने कोई और प्रोजेक्ट्स किए हो या कुछ भी आपका एकेडमिकली जो भी रहा हो सिनेरियो, आप सारा जो है वो बताते हैं वेरी प्रिसाइजली, वेरी गुड। और उसके अलावा आप फिर लास्ट में व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप, लाइक क्यों जाना चाह रहे हैं आप, ये करते हो। ये तकरीबन जनरल स्ट्रक्चर है हर लेटर ऑफ मोटिवेशन का या पर्सनल स्टेटमेंट का। फिर आते हैं टेक्निकल उसकी जो है वो प्रपोजल की तरफ। तो वहां से फिर स्टार्ट होता है आपका फर्दर स्टडीज के लिए। जैसे बीएस का स्टूडेंट अगर एमएस के लिए अप्लाई कर रहा है, या एमएस का स्टूडेंट पीएचडी के लिए कर रहा है, या जो भी आप बीएस के लिए कर रहा है, तो उसमें वो आपसे पूछते हैं फिर आपका टाइटल ऑफ स्टडी कि लेकिन आप। इसमें एक क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहता हूं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में भी आता है जब वो ये देख रहे होंगे कि जिस तरह बैचलर के स्टूडेंट्स आते हैं मींस एफएससी के बाद, तो उनको तो रिसर्च का भी इतना नहीं पता होता, वो जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में भी उनको इतना, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करें तो उनके लिए जी, आसान। मैं वो कवर कर देती हूँ। उसमें एक्चुअली जो बैचलर्स के लिए है ऑब्वियसली दे आर कमिंग फॉर अ 4 इयर्स एजुकेशन। तो उनके देखें, हम एफएससी में हम प्री मेडिकल पढ़ते हैं या प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सेम गोज फॉर टर्की। यहाँ पे भी इनकी फील्ड्स ऐसे ही हैं। ठीक है, ये डिफाइन जैसे हम पढ़ते हैं अपने पाकिस्तान में। तो आगे फर्दर आप फील्ड कौन सी ले रहे हो, लाइक आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो या आप एमबीबीएस के लिए जाना चाह रहे हो या जो भी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपनी जो एफएससी का स्टूडेंट है उसको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसने एफएससी में क्या पढ़ा, वो फर्दर इस फील्ड में क्यों जाना चाह रहा है। थोड़ी सी रिसर्च करें। और आजकल मैं इसमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स के में कह लीजिए अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई हमारी जीपी कम है या हमारे मार्क्स कम है, तो हम अपने आप को कैसे कंपटीशन में लेकर आए, ठीक है, बैलेंस कैसे करें। तो आजकल मैं जो एक ट्रेंड है स्कॉलरशिप्स में, मैं इसे कहूंगी आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत है, स्पेशली फॉर एफएससी स्टूडेंट्स। मैं कहूंगी आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। जब आपके पास वो 3 महीने की छुट्टियां आए, आप उसमें कोई कोर्स कर लें, कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स ना करें। बिगिनर्स के लिए जो कोई कोर्सेज होते हैं किसी फील्ड से रिलेटेड, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कह लें, एमबीबीएस कह लें, या कुछ भी जो आपका इंटरेस्ट है, तो आप जब वो कोर्स करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो लिटरेचर है ना, जो आपका एकेडमिकली जो आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो बढ़ जाता है। तो आपको समझ आ जाता है कि आपने एकेडमिकली लिखना कैसे। जैसे आप लिखना चाह रहे हो कि मुझे जो है ना वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मैंने इस पे ये कोर्स पढ़ा, मुझे उसमें ये पता चला, इसमें ये फील्ड्स है, मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं फर्दर इस फील्ड में जाके अपना करियर परस्यू करना चाह रहा हूँ। तो हाउ, वाई,
व्हाट के जो क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली फिल कर लेते हो। तो बीएस के लिए फिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मेरी ये है एडवाइस कि आप जो है ना अपना लिटरेचर, आप कौन सी यूनिवर्सिटी देख रहे हो, ठीक है, टर्की में फॉर एग्जाम्पल हजेतेपे देख रहे हो या इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी देख रहे हो या एगे यूनिवर्सिटी देख रहे हो, आप उस डिपार्टमेंट को भी पढ़ें, वो आपको कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट फाइनल ईयर्स में कौन से कोर्सेज की चॉइसेस हैं, आप कौन से कोर्स में जाने का प्लान रख रहे हो। तो जब आप इन छोटी छोटी चीजों को देखोगे, थोड़ी सी भी इंटरनेट सर्च करोगे, तो आपके लिए मेरा नहीं ख्याल 300 लफ्ज लिखना मुश्किल हो। ठीक है। मीन सबसे इजी हो पहले, जाता हाँ, मीन सबसे पहले बैकग्राउंड रिसर्च करना है कि किस फील्ड में है। जाना बिल्कुल है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, और उसी के मुताबिक जो क्वेश्चन हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल। उसी को वो इजीली डिजाइन कर और सकते इसमें एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि ठीक है महीना है अभी तो हम कर लेंगे आपका ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और एज ए एकेडमिक राइटर मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। तो आपका जो कीबोर्ड पर हाथ है ना, वो हर वक्त नहीं चलता। हैं। हाँ, एकेडमिकली जो आइडियाज है माइंड में वो हर वक्त जनरेट नहीं होते। तो आप अपने आप को एक अच्छा टाइम दें लिखने के लिए। जैसे कि अभी ओपन हो गई है 10 जनवरी को, तो अभी से आप अपनी प्रोफाइल एक दिन में क्या आधे दिन में कंप्लीट हो जाती है प्रोफाइल। जो लेटर ऑफ इंटेंट की बात है, आप उसे आराम आराम से लिखें, बार बार लिखें, बार बार रिव्यू करें, ठीक है, जितना हो सके उस पर रिसर्च करें, मतलब बहुत तकरीबन उसे 25 दिन दें बार बार लिखते हुए, ठीक है। ठीक तो उस पर जब आप उसको लास्ट में अगेन रिव्यू करेंगे, किसी एक्सपर्ट से करवा लें, कोई सीनियर से उसे रीचेक करवा लें, प्रूफ रीड करवा लें, तो ये है कि जब आप आखिर में सबमिट कर रहे होंगे तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट होंगे कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी, बाकी अल्लाह की तरफ से। ठीक है। अभी हम वो 7 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो पोर्टल में है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने एक्सप्लेन किया। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पर्सनल स्टेटमेंट के बिहाफ पे होता है। मीन जो आपने किया है उसको आपने शार्टली 300 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है मीन्स टाइटल ऑफ स्टडी। ये भी ऑलमोस्ट क्लियर है कि मीन किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जी। टाइटल ऑफ स्टडी जैसे एमएस के स्टूडेंट्स हैं, हमारा एक रिसर्च का नेम होता है, ठीक भाई हमने इसमें जाना है। बीएस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो अपना कुछ भी मतलब मैंने इस फील्ड में जाना, उनका ज्यादा जनरलाइज होता है। पीएचडी के लिए ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। आप तो भी। या यू हैव टू राइट द टाइटल ऑफ स्टडी, और इसके लिए 15 वर्ड लिमिट होती है, 15 से ज्यादा लफ्ज नहीं लिख ठीक है। सकते। ठीक। तो या यू हैव टू बी प्रिसाइज। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है इन मींस जो इश्यूज रिलेटेड है आपकी फील्ड से या आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह वो कवर करें। एनालिसिस ऑफ द इशू में एक्चुअली ये होता है कि आप की स्टडी क्यों रिक्वायर्ड है, प्रीवियस क्या रिसर्च गया था इसमें। अगर हम ज्यादा टेक्निकल जुबान में बात करें, एमएस पीएचडी को ये ज्यादा समझ आएगी कि क्या जरूरत है। ऑलरेडी रिसर्च है तो कहाँ पर क्या जरूरत है। जैसे मैंने अपना लिखा था, तो मैंने मेरी जो है बायोफिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, तो मैंने उसमें अपने बार उसमें लिखा था कि हम अभी तक कीमो पे जा रहे हैं, या इस जो कि इज वेरी हैजर्डस, तो हम फर्दर नैनो को कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम आप लोग भी अपने एनालिसिस ऑफ द इशू में ये अपनी जो मोटिवेशन है उसको फर्दर जस्टिफाई कर सकते हो कि अभी ये रिसर्च है, तो मैं फर्दर इस तरह की मॉडिफिकेशन को लेकर आना चाह रहा हूँ। और इफ यू आर रियली अ गुड साइंटिस्ट, तो यू कैन कम अप विद अ गुड आइडिया, लाइक जस्ट अ टोटल डिफरेंट आइडिया तो या एनालिसिस ऑफ द इशू में आपको प्रीवियस रिसर्च और आपकी रिसर्च को मतलब कंपेयर करना होता है समहाउ कि आप क्या ऑफर कर रहे हो और प्रीवियस लिटरेचर या प्रीवियस रिसर्च क्या दे रही है ऑलरेडी, उसमें कैसे मॉडिफिकेशन लाई जा सकती ठीक। है। सबसे पहले मीन्स आप अपने टॉपिक के बारे में आपने पढ़ना है, फिर आपने ये डिसाइड करना है कि इसमें मजीद में कैसे मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। और ये या एनालिसिस ऑफ द इशू में यही है, मैं रिसर्च गया कि पहले की रिसर्च में कहाँ कमी रह गई है कि आपको इस पे काम करना चाहिए। ठीक। सिंपल। जो 4th नंबर क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट मेथडोलॉजी। बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया मेरे ख्याल में यही होगी, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें। रिसर्च मेथड में देखें, आप को बड़ा ही प्रिसाइज रहना पड़ता है। और अगर मैं साइंसेस से हूँ तो हमारी मोस्टली रिसर्च लेबोरेटरी रिलेटेड होती है, एक्सपेरिमेंट्स। और सोशल साइंसेस हैं तो आई गेस वो ज्यादा सर्वे बेस्ड होती है, जैसे जनरल व्यू ऑफ माइंड। तो इसलिए आपको अपना जो रिसर्च मेथड है वो इसलिए आपके एक स्टडी है, यू नो अबाउट इट, तो आपको कैसा कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा रिलायबल रहेगा, ज्यादा फिजिबल रहेगा, तो आपको वो कंसिडर करना होता है। और आपको उसमें बताना होता है कि आप फर्दर कैसे प्लान कर रहे हो अपनी स्टडी को, अपने इमेजिनेशन
ठीक है, तो उसको आपने बताना होता है। इसमें ये नहीं होता कि जो आपने लिख दिया वही होगा। ऑब्वियसली कंट्री टू कंट्री एक सिस्टम बदलता है, एजुकेशन सिस्टम, बट उसमें वो आपकी कह लीजिए एक मेंटल पावर, मेंटल इमेजिनेशन को चेक कर रहे होते हैं, दैट दिस पर्सन इज प्लान्ड, इसको पता है कि इसको क्या करना है। तो इसलिए आपको रिसर्च, ये जो मेथड है, रिसर्च मेथड, उसमें आपको अपने आप को प्रिसाइजली बताना होता है कि मैं ये सोच लेकर आना चाह रहा हूँ और मैं इसको इस तरह परस्यू करना चाहूंगा। इसमें कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं चलने वाली। जी। ठीक है। इसके अलावा जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी। इससे रिलेटेड क्या ऐड करना चाहोगे आप? अच्छा, इसमें ये होता है कि ना रिसर्च मेथड और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी को काफी लोग ना इंटरमिंगल ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक ही तो बात है इसमें, और बाकी लगता भी ऐसे ही है कि एक ही बात है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी, अगर मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल ये दूं कि ऑब्वियसली अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है, ठीक है, फिर आप रिसर्च में जाते हो, इट्स जनरल एवरीवेयर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी में यही होता है कि सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आप अपनी लिटरेचर को बिल्डअप करना चाहोगे, जो भी आपकी रिसर्च है आप उसको फर्दर पढ़ना चाहोगे कि पहले से रिसर्च क्या है, उससे आप कैसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन, जो आपके मेथड्स एंड मटेरियल्स एंड मेथड्स वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप जो आपकी फर्दर मतलब आप उसे स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी में ये है कि आप बड़ा ही जनरली अपना पूरा एक 2 साल को डिफाइन कर रहे होते हो मास्टर्स के। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। जो रिसर्च मेथड आ जाता है वो टोटली बड़ा प्रिसाइज आपके रिसर्च से रिलेटेड, और स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी में ये कि आप अपनी स्टडी को लेके कैसे चलना चाहोगे, लाइक अपना कोर्स वर्क, और फिर उसके बाद आपकी फर्दर सुपरवाइजन के अंडर जो भी आपकी रिसर्च है वो कैसे लेंगे, ऐसे। में भी तो वर्ड लिमिट मेरे ख्याल में 300 वर्ड्स हैं, तो किस जी, तरह इन वो? सब में 300 है। तो इसको आप बुलेट पॉइंट में लेके, लेट सपोज आपने पर्सनली कैसे लिखा था जब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी किया, किस तरह जी, वो? मेरा जो राइटिंग मेथड है वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा था। एक्चुअली जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हो आप प्रिसाइजली लिख पाते हो, और आप मिस नहीं करते हो कोई भी इम्पोर्टेंट जो एक इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें इट विल बी मोर ग्रेट, स्पेशली ये जो आपके पोर्शंस हैं, रिसर्च मेथड, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी, क्योंकि जितना ही आप प्रिसाइज लिखोगे, जितना ऑन पॉइंट लिखोगे, वो ज्यादा बेहतर होते हैं। नो डाउट आप लेटर ऑफ मोटिवेशन या फर्दर जो आगे एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, लिटरेचर रिव्यू वगैरह है, वो आप इतना बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये चीजें अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें इट विल बी मोर गुड। ठीक। लेट्स सपोज एक टॉपिक है, आप इस एग्जांपल अगर किसी टॉपिक के बारे में बात करती हो तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी और मेथोडोलॉजी उसको किस तरह, लेट्स सपोज एक साइंटिफिक रिलेटेड या फिजिक्स रिलेटेड एक टॉपिक है जिस पे आप अभी रिसर्च कर रही हो, और अगर आपने इसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो और आप उसकी मेथोडोलॉजी और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी लिखोगे तो किस तरह पॉइंट्स को, ताकि उनको क्लियर हो और उसको लिखने में आसानी हो? देखिए, मेरा जो मेथड था रिसर्च मेथड में मैंने जो लिखा था वो ये था कि मैं अपनी स्टडीज को लेके कैसे चलना चाहूंगी। ओब्वियसली मेरा बायोफिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स रिलेटेड रिसर्च है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। फर्दर जो है क्या कहते हैं कि हमारी प्रीवियस लिटरेचर में ये वाले गैप्स है, तो हम उसको फर्दर न्यू स्टडी से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये वो। जब आप जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो उसमें मैंने मोस्टली जो है ना वो क्वेश्चंस को टारगेट किया था कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चंस हैं, like why do we go for this and how we can use this, what's the point of this modification। तो जब आप इस तरह अपने क्वेश्चंस को, जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस आपके माइंड में, उनको टारगेट करते हो तो आप इजीली लिख पाते हो ये दोनों चीजें। तो ट्राई टू फोकस द टारगेटेड क्वेश्चंस, और जब आप उनको उस क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखोगे तो वो एक चीज को ध्यान में रखें कि आप जो है ना वो एक जो असेसमेंट कमेटी है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। टेक्निकल जुबान इस्तेमाल करें, लेकिन इस दर्जे पर करें कि आपके सामने वाले को आपकी बात समझ आए। जनरल स्ट्रक्चर मैंने इनको बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा और अपने क्वेश्चंस को टारगेट किया था। तो अब मैं मेरे एक्चुअली क्वेश्चंस वर्ड बाय वर्ड भी बता नहीं पाऊंगी, और ये कि 4-5 क्वेश्चंस थे मेरे जिनको, जो मेरी रिसर्च को कवर कर रहे थे, तो मैंने उनको बकायदा लिखा था और मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस पे फर्दर रिसर्च करना चाहूंगी। और स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी में ये था कि मैं इन क्वेश्चंस की बेसिस पे अपना फर्दर लिटरेचर बिल्डअप करना चाहूंगी, और फर्दर मैं इसमें कैसे अपनी रिसर्च को लेके चल सकती हूँ। तो ये मैंने इनमें लिखा। अच्छा, जो 6th नंबर क्वेश्चन एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी एंड 7th इज लिटरेचर रिव्यू, इट्स ऑलमोस्ट क्लियर, लेकिन 6th नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा सा। बिल्कुल,
एकेडमिक कंट्रीब्यूशन यही आप अगेन अपने आप को जस्टिफाई करते हो। वही मैंने बताया कि अगर आप अपने टारगेट क्वेश्चंस को आपका पता होगा तो आप उसे जस्टिफाई करने में भी आपको कोई मसला नहीं होगा। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में ये है कि आपकी स्टडी किस तरह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है, क्यों जरूरत है उसकी साइंस वर्ल्ड में, आप उसको जो इतना प्लान कर चुके हो उसका आखिर में क्या एक कंट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, तो आपको ये बताना होता है कि मेरी जो रिसर्च की मोटिवेशन है या जो मेरी स्टडी में करना चाह रहा हूँ इसकी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी। जनरली फॉर एग्जांपल मेरी जो फील्ड है मेडिकल फिजिक्स में ये कि कैंसर रिलेटेड थी, तो आप सिर्फ एक फॉर एग्जांपल आपका कंट्री, आपका टारगेट कंट्री है, आपकी ऑडियंस कह लीजिए, तो जैसे पाकिस्तान में ये वाली मेथोडोलॉजीज हैं, अगर मैं फर्दर टर्की में रह के ये करती हूँ तो कंट्रीब्यूशन उसकी नो डाउट वर्ल्ड के लिए भी होगी, बट मेरे कंट्री के लिए ज्यादा इस तरह होगी कि हमारी ये कह लीजिए फॉर एग्जाम्पल कैंसर टेक्नोलॉजी जो थेरेपीज हैं वो काफी एक्सपेंसिव हैं, तो मेरा जो टारगेट पॉइंट था वो ये था कि हम कुछ ऐसा लेकर आए जो इतनी एक्सपेंसिव भी ना हो, उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो। ठीक है, तो ये आपकी जब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता हो और आपके क्वेश्चंस का पता हो तो फिर जब अपने आप को आपने आपकी कंट्रीब्यूशन जो स्टडी है वो आप इजीली लिख सकते हो कि मेरी ये कंट्रीब्यूशन इधर होगी, यानी मेरी इस ऑडियंस को फायदा पहुंचेगा। ये मीन्स अगर इसी क्वेश्चन को इंसान सीक्वेंस में रखे और उसी के मुताबिक थोड़ा बहुत रिसर्च करे तो इतना मुश्किल नहीं है। और इस बिल्कुल भी नहीं। वीडियो के बाद तो और आपको इनफैक्ट आपको जब आपको अपना क्वेश्चन पता हो, आपका प्लान आपके माइंड में, वही मैंने क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, मैं सबको ये एडवाइस करूंगी कि अपने जो क्वेश्चंस है ना अपने आप से पूछें, मेरी ये रिसर्च में जानना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे क्या चीज तजस्सुस पैदा करती है मेरे अंदर, और मैं उसको अगर लेकर चलूं तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से रिलेटेड है, तो जब आप लिख रहे हो तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जब आप कंट्रीब्यूशन को लिखते हो तो ये चीजें नॉट बिग डील। हाँ, जो आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, और क्योंकि उसको आपने प्लान करना होता है, एंड बैठे बिठाए 20 मिनट में 2 साल प्लान करना आसान नहीं होते, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसीलिए मैंने कहा है कि थोड़ा टाइम दें अपने आप को भी समझें, और लिखने से पहले सोचें लाइक मैं एक्चुअली इसमें जाना चाहता हूँ तो क्यों जाना चाहता हूँ, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। और जो लास्ट पॉइंट है लिटरेचर रिव्यू, खासकर बस बैचलर मींस आपने जो स्टार्ट में रिकमेंड किया उसी तरह वो थोड़ा बहुत रिसर्च करें और इसी बेस पे बस वो बिल्कुल, लिटरेचर रिव्यू में इतना मुश्किल नहीं होता। आप अपना वर्ड में एक डॉक्यूमेंट खोलें, अपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो लिख रहे हैं जहां से आपने ली है, बीएस के यानी एफएससी के बच्चों को इतना नहीं पता होता साइटेशंस का, तो उसमें यह है कि जहां जहां से आपने वो लिखी है इंफॉर्मेशन, उनके उसके पैराग्राफ के नीचे वो लिंक अपना कॉपी पेस्ट कर लें। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होंगे वेरी प्रिसाइजली उसको बस लिखें, और अगर आपका दिल है तो आप वो लिंक्स भी डाल सकते हैं, गुड फॉर यू। मैंने डाले थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने नहीं डाले थे तो लिटरेचर रिव्यू में सिंपली आपने बताना होता है कि मैंने जो है ना वो मेरा लिटरेचर जो सारा इस प्रपोजल के लिए है वो इस तरह से है, यहाँ से मैंने लिया है, तो इट्स क्वाइट सिंपल, वेरी बेसिक। थैंक यू सो मच। ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो ऑलमोस्ट देखने के बाद किसी भी बंदे को या किसी भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात ये है कि वो स्टूडेंट कितने सिंसियर है अपने सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी स्टूडेंट्स नॉमिनेट होते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो वो उस तरह नॉमिनेट नहीं होते, या वो स्टूडेंट अक्सर अगर बहुत ज्यादा लकी हो कोई बंदा हो जाते, लेकिन अगर जो भी नॉमिनेट हो जाते हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्ट्रगल होती है और उसने इन चीजें बहुत बिल्कुल सिंसियरली जो है वो टैकल किए होते ऐसे ही है। और उसमें मैं बस एक टिप्स एंड ट्रिक्स के सेक्शन में लेटर ऑफ इंटेंट के लिए मैं ये बात ऐड करना चाहूंगी कि ग्रामेटिकल एरर्स ना हो प्लीज। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्निकली आपने बहुत अच्छा लिखा है, थोड़ा सा भी ग्रामेटिकल एरर्स हुए तो होता यह है कि मोस्टली सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर सिलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल आप सबमिट कर रहे होते तो इनिशियली एक स्क्रूटनी होती है, उसमें यह है कि सॉफ्टवेयर को खुद कुछ चेक कर रहा होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आजकल जमाना यही है, तो उसमें यह है कि अगर थोड़े से भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर ही रिमूव कर देता है। तीसरी बात ये कि अपनी जो स्किल्स हैं या अपना आप अच्छी तरह से लिखना सीखें। एकेडमिक राइटिंग इज सच अ गुड स्किल, सीरियसली, लाइक इट्स रियली हार्ड टू लर्न इट, बट अगर आप लिख
पाते हैं तो आपको खुद भी मजा आता है पढ़ने में। मतलब ये जब आप लेटर ऑफ इंटेंट या प्रपोजल्स लिख रहे होते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए स्पेशली, तो उसमें अपने आप को लिखना सीखें। लाइक क्योंकि वो आपको सामने वाला आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपकी पर्सनैलिटी तक को नहीं जानता, वो सिर्फ आपको उस पेपर की बेस पे जज कर रहा है। तो काइंडली अपने आप को एक, कुछ लोग होते हैं स्किप कर जाते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कई लोगों को देखा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए होते हैं सोशल एक्टिविटीज के, स्किप कर जाते हैं कि व्हाट टू लाइक नॉट इम्पोर्टेंट, नो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आपका छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन है, आप उसे अच्छे से लिखेंगे तो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आखिर में कोई मैसेज देना चाहती हो पाकिस्तानी ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस को? बस यही है कि मेहनत करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, चाहे बीएस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे एफएससी के हैं, चाहे एमएस के स्टूडेंट्स हैं। और देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बट बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ रिजल्ट। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछे तो मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था और आखिर में तुर्की बुर्सारी की मैं एक स्कॉलर बनी। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में शामिल होते हैं, तो उन पे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। आप बहुत कुछ सीख सकते हो चाहे तो सीखें बस। और यू आर सपोज टू सक्सेसफुल। तो अपने आप के बारे में कभी भी कम ना सोचें। अगर आपको compete करना है किसी से तो अपने आप से करें, किसी और के साथ ये अपने आप को कंपेयर ना करें। तो दैट्स इट। एज ए स्टूडेंट आई गेस यही है सबसे बड़ी डिप्रेशन की वजह होती है कि वो मुझसे आगे चला गया। तो ये जो सोच है ये सबसे नेगेटिव है, तो इसको निकालें अपने माइंड से। थैंक यू सो मच अनिला, आपने टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को गाइड किया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पैगाम के साथ। तहे दिल से हम सब आपके आपने भी बुलाया, बहुत शुक्रिया, इनवाइट किया। और थोड़े से टाइम में मैंने पता नहीं कितने ऑडियंस को अपनी एडवाइसेस दे दी हैं। मशहूर। तो खैर आई होप सो किसी के लिए भी फायदेमंद हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।